हे राइज एंड शाइन, वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसी है बच्चा पार्टी? सो पार्ट 5 में हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा था और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। पार्ट 6 में हम जैकोबिन क्लब के कुछ यूनिक फीचर्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे जैकोबिन क्लब ने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया। सो लेट्स बिगिन। जो जैकोबिन क्लब था उसका सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर था कि इन लोगों का अपना एक खुद का ड्रेस कोड था। जो ये कैसे कपड़े पहना करते थे, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहना करते थे। दैट इज़ लंबी लंबी लाइंस के जो पैंट हुआ करते थे, ये वो वाली पैंट पहना करते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं वो लंबी लाइंस की लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ये ऐसा क्यों क्या करते थे? इन लोगों ने अपना एक खुद का ड्रेस कोड क्यों बनाया था? इन्होंने अपना खुद का ड्रेस कोड इसलिए बनाया था कि अगर पूरे फ्रांस में कहीं भी जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं तो लोगों को अलग ही पता चल जाए, बिना पूछे कि भई आप कौन से क्लब के सदस्य हो। जी नहीं, सिर्फ उनको उनके ड्रेस कोड से पता चल जाएगा कि ये तो जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं। दूसरा, इन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि ये अपने आप को जो फैशनेबल सेक्शन था फ्रांस का, उस सेक्शन से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग फैशनेबल सोसाइटी से बिल्कुल अलग हैं, वी आर वेरी सिंपल पर्सन्स। और यही चीज़ जैकोबिन क्लब को हर अलग क्लब से यूनिक बनाती है और यही चीज़ जैकोबिन क्लब की सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है। आप देख सकते हैं ये जो ड्रेस फॉर्मेट इस पिक्चर में है, इसको हम बोलते हैं नी ब्रिचेस। ये थी वो वाली ड्रेस फॉर्मेट जो फैशनेबल सेक्शन यूज टू वियर, और इस चीज़ को ठुकरा के जैकोबिन क्लब ने एक नया ड्रेस कोड बनाया था। अब ये जो जैकोबिन क्लब का ड्रेस कोड था वो क्या सिंबलाइज करता था, वो क्या दर्शाता था? वो दर्शाता था कि अब जो है नी ब्रिचेस, जो फैशनेबल ड्रेसेस हैं, इनको पहनने वालों का एंड काफ़ी नज़दीक है। और ये फैशनेबल ड्रेसेस बेसिकली कौन पहनती थी? जो सेकंड एस्टेट थी, जो एरिस्टोक्रेसी, जो रूलिंग फैमिली के लोग होते थे, वही इतने महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकते थे और वही लोग ऐसी ड्रेसेस पहनते थे। और फ्रांस में जो जैकोबिन क्लब था वो सिंपल यही दर्शा रहा था कि अब इनका एंड बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो ड्रेस सिस्टम था जैकोबिन क्लब का, वो क्या कहा गया? उसे कहा गया सेंस क्लूटॉइस। क्या कहा गया? सेंस क्लूटॉइस, जिसका सिंपल मतलब था दोज विदाउट नी ब्रिचेस। इस शब्द का ही ये मतलब था वो लोग जो नी ब्रिचेस के बिना हों, उस ड्रेस कोड के बिना हों। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये बंदा है, इसके सर पे एक रेड कैप है। वो रेड कैप क्या सिंबलाइज कर रही है? वो रेड कैप सिंबलाइज कर रही है लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये रेड कैप क्या सिंबलाइज कर रही है? लिबर्टी। अब ये जो रेड कैप है, वुमेंस को पहनना अलाउड नहीं था। वुमेंस को ऐसे स्ट्रिप्ड की स्कर्ट पहनना अलाउड था, बट उनको रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। क्या जैकोबिन क्लब 10 अगस्त 1792 को क्या करता है कि वो जहाँ पे लुई 16 रहते हैं, उस पैलेस का नाम था ट्यूलिरिस, उसको जाके अटैक करता है। और वहाँ से किंग को किडनैप करता है और अपने अंडर रखता है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक। कुछ घंटे तक फ्रांस के किंग को ये क्लब किडनैप करके अपने अंडर रखता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि कितनी मुश्किल से, कितने लोगों को मारने के बाद ये लोग किंग तक पहुँचे और वहाँ से किंग किडनैप किया और फिर उसका अपने अंडर रखा। लेटर जो इस जैकोबिन क्लब ने ये जो किंग था असेंबली को सौंप दिया, और वहाँ पे अब जो असेंबली है उसने डिसीजन किया कि अब जो भी रूलिंग फैमिली है, जो बर्बन फैमिली है, अब उसको सज़ा दी जाएगी, उसको इम्प्रिशोन, दैट इज़ उन सबको अब कैद में रखा जाएगा, पूरी बर्बन फैमिली को। अब इलेक्शन दोबारा होते हैं क्योंकि किंग होस्टेज में है, आपके जो रूलिंग फैमिली है वो जेल में है। अब उनको एक नई गवर्नमेंट, एक नए लीडर की ज़रूरत है, तो अब इसलिए इलेक्शन दोबारा किए जाते हैं। इलेक्शन होते हैं, फ्रांस का हर आदमी जो 21 साल का है या 21 साल से ऊपर का है, उसको राइट टू वोट दे दिया गया। अब चाहे उसके पास कोई लैंड हो, उसके पास कोई वेल्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं था। ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबको राइट टू वोट दे रहा था, एक्सेप्ट वुमेन्स एंड ऑल्थोस जो 21 साल से नीचे हैं, बाकी सबके पास राइट टू वोट था।
अब जो ये न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई थी उसने अपना नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली से अपना नाम हटा के उन्होंने रख लिया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को उन्होंने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 21 सितंबर 1792, एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लुई 16 का क्या हुआ, अब जिस किंग को इन्होंने किडनैप किया था उसका क्या हुआ। लुई 16 को क्या कर दिया गया, उनको सेंटेंस टू डेथ, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन किस आधार पे, ट्रीजन के आधार पे। अब व्हाट इज़ ट्रीजन बच्चों, ट्रीजन होता है कि अगर कोई बंदा अपनी कंट्री से या फिर अपनी गवर्नमेंट के साथ धोखा करता है, दैट इज़ देशद्रोही। फ्रांस की लैंग्वेज में देशद्रोही को ट्रीजन कहा जाता है। इस आधार पे जो लुई 16 थे उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। और उनको कैसे मौत दी गई, उनको पब्लिकली सबके सामने फांसी पे चढ़ाया गया। लुई 16 द किंग ऑफ फ्रांस को पब्लिकली सबके सामने फांसी पे चढ़ाया गया। कब, 23 जनवरी 1973। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा कि 23 जनवरी को लुई 16 को फांसी हुई। ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस, जो कि जिसका क्या नाम था, ला कॉन्क्रेड। ये वो प्लेस था फ्रांस में जहाँ पे लुई 16 को फांसी लगाई गई। उनकी जो क्वीन थी, आपको याद होगा हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की थी। उनकी जो क्वीन थी उनको भी सेम कुछ दिनों बाद फांसी पे चढ़ाया गया, सेम टाइम पे नहीं बट कुछ दिनों बाद उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। ओके, अब हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में कि जैकोबिन क्लब का यूनिक फीचर क्या था, कि उनका खुद का ड्रेस कोड था जो फैशनेबल सेक्शन से बिल्कुल अलग था और जो उसकी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अब फिर हमने देखा कि कैसे जैकोबिन क्लब ने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया, कैसे उन्होंने पैलेस पे अटैक किया, किंग को किडनैप किया और रॉयल फैमिली को जेल में भेजा। ठीक है, तो ये वो जर्नी थी जब फ्रांस के लोगों ने खुद को अब रिपब्लिक बना लिया था। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा पार्ट 7, रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर क्यों, रिपब्लिक आ गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी चली गई है, बट अब भी खौफ का समय, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, राइज एंड शाइन, टेक केयर।